कालू कौवे ने अंडे दिए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश था कि अब वो अंडे फूटेंगे और उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे। कालू कौवा अपने होने वाले बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए अंडों को घोंसले में सुरक्षित छोड़कर चला जाता है। पर वहीं पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, जिसमें एक खतरनाक सांप रहता था। वो चुपके से कालू कौवे की सारी बातें सुन लेता है। आहा, तो कालू कौवे ने अंडे दिए हैं। अंडों के नाम से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब तो मैं इन्हें खाकर ही रहूंगा। वैसे भी कालू तो यहाँ है ही नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। सांप तुरंत अपने बिल से निकलकर पेड़ में चढ़ गया और कालू कौवे के सारे अंडे खा गया। वाह, मजा आ गया। सांप अंडे खाकर जल्दी से पेड़ से उतर के अपने बिल में चला गया। तभी वहां कालू कौवा वापस आया और देखा कि घोंसले से अंडे गायब हैं। वो परेशान हो गया। मेरे अंडे, मेरे बच्चे कहाँ गए? कालू कौवा परेशान होकर सब जगह अपने अंडे खोजने लगा, लेकिन अंडे कहीं नहीं मिले। तभी वहां से एक चिड़िया उड़ती हुई गुजर रही थी। उसने कालू कौवे को परेशान देखा। कालू मेरे दोस्त, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरे घोंसले से मेरे अंडे गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे। मुझे तो लगता है वो अंडे गायब नहीं हुए, बल्कि किसी ने खा लिए। कालू उस चिड़िया की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा। कालू कौवे को उसी सांप पर शक हुआ, जो उस पेड़ के नीचे टीले में रहता था। उसने तय किया कि ये बात वो सीधे सांप से पूछेगा। ओ सांप भैया, जरा बाहर तो आओ। कालू की आवाज सुन सांप बाहर आया। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? घोंसले से मेरे अंडे गायब हो गए, आपने देखा है क्या? मुझे नहीं पता, तुम्हारे अंडे किसने खाए हैं? सांप के मुंह से अंडों को खाने की बात सुनकर कालू को फिर से शक हुआ, क्योंकि अंडे खाने के बारे में तो उसने कोई बात ही नहीं की थी। पर सांप भैया, आपको कैसे पता कि अंडे किसी ने खाए हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, कहीं आप ही ने तो। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, चले जाओ यहाँ से। ये सुन कालू डर जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि सांप के सामने तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद कालू कौवे ने फिर से अंडे दिए। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे अंडों को छोड़कर खाना लाने गया तो फिर से कहीं कोई इन्हें खा ना ले। पर खाने का इंतजाम करना भी जरूरी है। एक काम करता हूँ, जाने के पहले अंडों को छिपा देता हूँ। कालू जाने के पहले घोंसले में रखे अंडों के ऊपर पत्ते डाल के उन्हें छुपा देता है, लेकिन सांप अपने बिल से ये सब देख लेता है। सांप फिर से पेड़ में जाकर कालू कौवे के अंडे खाने लगा। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है और सांप को अंडे खाते हुए देखता है। तो मेरा शक सही था, तुम ही मेरे अंडे खाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अंडे खाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी थी, चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। ये बोलकर सांप वापस अपने बिल में चला गया। कालू कौवा बहुत उदास हो गया, क्योंकि चाहकर भी वो सांप को कुछ नहीं कर सकता था। सांप उसके मुकाबले बहुत ताकतवर था, पर कालू ने सांप से बदला लेकर उसे सबक सिखाने की ठान ली। फिर एक दिन कालू कौवा उड़ते उड़ते एक राजमहल की तरफ गया और वहां उसकी नजर एक राजकुमारी पर पड़ी, जो राजमहल के बाहर नदी में नहा रही थी। तभी उसने पास में एक पत्थर पर रखे राजकुमारी के चमचमाते हार को देखा, जिसकी रक्षा सैनिक कर रहे थे। हार को देख के कालू के दिमाग में सांप से बदला लेने की एक तरकीब सूझी। जिस मौके की मुझे तलाश थी, वो मौका मिल गया। अब मैं उस सांप को मेरे अंडे खाने की सजा दिलाकर रहूंगा। कालू कौवा उड़ते हुए नदी के पास गया और जल्दी से राजकुमारी का हार उठाकर उड़ गया। पकड़ो पकड़ो, उस कौवे ने राजकुमारी का हार उठा लिया। वो हार राजकुमारी का सबसे प्रिय हार था। सैनिकों, उस कौवे का पीछा करो और मेरा हार वापस लेकर आओ। ये मेरा आदेश है।
बिना हार लिए वापस आए तो सजा मिलेगी। राजकुमारी का आदेश सुनकर सैनिक कालू कौवे का पीछा करने लगे। कालू भी यही चाहता था। वो राजकुमारी के हार को लेकर उड़ते उड़ते अपने पेड़ के पास पहुंच गया। कालू ने तुरंत वो हार सैनिकों को दिखाकर पेड़ के नीचे बने सांप के बिल में डाल दिया। अब आएगा मजा। मेरे अंडे खाए थे ना, अब तुम्हें उसकी सजा मिलने का समय आ गया है। मैंने कौवे को हार इस बिल में डालते देखा। हाँ, मैंने भी देखा। जल्दी से ये टीला तोड़ के हार को निकाल लेते हैं। जैसा कि कालू कौवे ने सोचा था, सैनिकों ने बिना सोचे समझे सांप के बिल को तोड़ना शुरू कर दिया। कालू कौवा पेड़ में बैठकर ये सब देख रहा था। तोड़ो तोड़ो, बहुत अच्छे। मेरे अंडे खाए थे ना, मुझे खाने की धमकी दे रहे थे। अब अपना घर बचा के दिखाओ। अपने बिल को टूटता देख सांप जल्दी से बाहर आया और देखा सैनिक उसके घर को तोड़ रहे हैं। सांप डर गया। तभी सैनिकों की नजर सांप के गले में पड़ती है, जहां राजकुमारी का हार लटका हुआ था। वो रहा राजकुमारी का हार। चलो इस सांप को मारकर हार ले लेते हैं। सैनिक अपने भाले से सांप पर वार करने लगे। सांप दर्द से चिल्लाता रहा। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। सैनिकों ने सांप को मार के हार उसके गले से निकालकर वहां से चले गए। मिल गया हार। अब जल्दी से चलो, इसे राजकुमारी को वापस करते हैं। ये सब देख कालू कौवा बहुत खुश था, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था और अब उसके अंडों के लिए वहां कोई खतरा नहीं था। देखा, बुरे काम का नतीजा। तुमने मेरे अंडे खाए थे ना, आज तुम्हें उसकी सजा मिली है। तुमने मेरे बच्चों को मारा, आज खुद तुम्हारी मौत हो गई। तभी वहां वही चिड़िया उड़ती हुई आई और कालू कौवे को इतना खुश देखकर उससे पूछा, क्या हुआ कालू भाई, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था दोस्त। मेरे अंडे ये सांप खा जाया करता था, लेकिन आज इसे इसके कर्मों की सजा मिल ही गई। जैसी करनी वैसी भरनी। चलो अब तो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इस तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला लिया और सांप को उसके कर्मों की सजा दी। एक बार की बात है, इच्छापुरी नाम के एक गांव में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी, जिसका नाम मनिका था। मनिका के पास एक मणि थी, जिसे वो अपनी या दूसरों की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। मनिका एक बहुत ही दयालु नागिन थी, जो जंगल में बने एक गुफा में शांति से रहती थी। एक दिन उसी जंगल में मोहन अपनी छोटी सी बेटी माला के साथ गुजर रहा था। जंगल में चलते चलते दोनों थक गए थे। पिताजी, अब और नहीं चल सकती, क्यों ना हम थोड़ी देर आराम कर लें। चलो हम उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। दोनों इतने थके हुए थे कि देखते ही देखते दोनों की आंख लग गई। और तभी उस पेड़ में बंद एक बिल से एक सांप बाहर आया। जैसे ही उस सांप ने दोनों को पेड़ के नीचे देखा, वो गुस्सा हो गया। इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे आराम करने की जगह में सोए हैं। इन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने माला को डस लिया। बचाओ! माला की चीख सुनते ही मोहन जाग गया और उसने सांप को वहां से जाते देखा और समझ गया कि माला को सांप ने काट लिया है। बचाओ! कोई मेरी मदद करो! मोहन के चिल्लाने की आवाज बचाओ! मनिका तक पहुंची, कोई मेरी जो मदद अपनी करो! गुफा में आराम कर रही थी। मदद की पुकार सुनकर उसने तुरंत मोहन के पास जाने का फैसला किया। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरी बेटी को सांप ने काट लिया। इसे कुछ नहीं होगा। और उसने तुरंत अपनी मणि से माला को ठीक कर दिया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। धन्यवाद देवी। मेरी शक्तियाँ लोगों के भले के लिए ही हैं, इसलिए जब भी किसी को मेरे मदद की जरूरत पड़ती है, मैं आ जाती हूँ। पर आप इस जंगल में रहती कहाँ हैं? उस गुफा में। जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तुम यहाँ आ सकती हो। धन्यवाद देवी, अब हम चलते हैं। इस बात को कई साल बीत गए और गांव में देखते ही देखते माला भी बड़ी हो गई। और एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई और इससे पहले कि उसका इलाज हो पाए, उसकी मृत्यु हो गई। माला ये देखकर दुखी हो गई और अपनी माँ के शरीर को लेकर मोहन के साथ मनिका के पास गई। देवी, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, कृपया अपनी शक्ति से इन्हें फिर से जिंदा कर दे। बेटी, मेरी शक्तियाँ भी सीमित है। मैं अपनी शक्ति से बीमार लोगों को ठीक कर सकती हूँ, पर किसी मृत को जीवित नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। नहीं देवी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। माला की माँ के देहांत के कुछ दिनों बाद ही मोहन ने दूसरी शादी कर ली और उसकी नई पत्नी की पहले से ही एक बेटी थी। माला,
ये तुम्हारी नई माँ है। अब तुम्हें कभी भी माँ के प्यार की कमी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। अब मेरे पास माँ के साथ साथ एक बहन भी है। धन्यवाद पिताजी। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, पर एक दिन अचानक ही मोहन की भी मृत्यु हो गई और उस दिन के बाद माला की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन का व्यवहार माला के प्रति बिल्कुल बदल गया था। ये क्या कर रही हो? ऐसे झाड़ू लगाते हैं? माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ बेटी। माला, तुमने खाना बनाया कि नहीं? वो मैं झाड़ू लगाकर बनाने ही जा रही थी। क्या? मेरी बेटी को इतनी जोर से भूख लगी है और तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। अब जल्दी से खाना बनाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। और हाँ, खाना बनाकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर पैसे ले आना। पैसे लेकर आओगी तभी खाना मिलेगा। सौतेली माँ और बहन के इस व्यवहार से माला दुखी होकर भूखे पेट ही जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। माला की रोने की आवाज मनिका के कानों तक गई। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे बेटी माला, तुम रो क्यों रही हो? मेरे माँ और पिताजी का देहांत हो गया है और उनके जाने के बाद मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें सबक सिखा के रहूंगी। नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ मत करना, चाहे वो मुझे कितने ही दुख दे, पर हैं तो वो मेरी माँ और बहन। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम सच में बहुत अच्छी हो माला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मनिका ने अपने मणि की शक्ति से उसे एक थाली दी। ये लो माला, ये सोने के सिक्के तुम अपने माँ को दे देना। इतने सारे पैसे मिलने के बाद शायद वो तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। धन्यवाद देवी। माला ने वो थाली घर जाकर अपनी सौतेली माँ को दिया। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास अचानक से कैसे आ गए? बताओ मुझे। ये पैसे मुझे इच्छाधारी नाग देवी मनिका ने दिए हैं। क्या? इच्छाधारी नागिन? हमें भी उसके पास ले चलो। पर वो बस जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। वो सब हम देख लेंगे, तुम बस हमें वहाँ लेकर चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। मजबूर होकर माला अपनी सौतेली माँ और गीता को मनिका के पास ले गई। उसके पास जाते ही गीता ने मनिका से ढेर सारा धन और संपत्ति मांगी। तुम लोग किसी भी कृपा के लायक नहीं हो। माला को इतना दुख देने के बावजूद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगी? मैंने सोचा था कि पैसे पाने के बाद तुम माला से अच्छा व्यवहार करोगी, पर मैं गलत थी। अब चले जाओ यहाँ से। और हाँ, अब से माला मेरे साथ ही रहेगी, मेरी बेटी बनकर। मनिका के मना करने के बाद माला की सौतेली माँ और गीता गुस्सा होकर वापस आ गई और एक योजना बनाई। उस इच्छाधारी नागिन की इतनी हिम्मत कि हमें ना बोला। अब तो उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ, पर कैसे? सोचो माँ, उस नागिन के गुफा में कितना खजाना होगा। अगर हम किसी भी तरह उस नागिन को खत्म कर दें, तो उसका सारा खजाना हमारा हो जाएगा। बात तो ठीक है, पर उस नागिन के पास इतनी शक्तियाँ हैं, हम उसे खत्म करेंगे कैसे? रात को जब वो सो रही होगी, तब हम उस पर हमला करेंगे। हाँ, ये योजना सही है। अपनी योजना के अनुसार रात होते ही माला की सौतेली माँ और उसकी बेटी गीता एक तलवार लेकर गुफा में चली गई। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि इच्छाधारी नागिन सो रही है और जैसे ही गीता ने तलवार से उस पर वार करना चाहा, वहां अचानक से उजाला हो गया और सामने इच्छाधारी नागिन मनिका प्रकट हो गई। तुम यहाँ हो तो ये कौन है? ये माला है और तुम लोगों ने ऐसी गिरी हुई हरकत की है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं देवी, इन्हें कुछ मत करिए, ये मेरी माँ और बहन है। पर इन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है और मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, और मेरी बेटी को कोई हानि पहुंचाएगा तो मैं उससे उसका बदला जरूर लूंगी। ये मेरा प्रण है। हाँ, पर मैं इन्हें माफ करती हूँ। आखिर हैं तो ये मेरे अपने ही, और बदला लेने से किसी का फायदा नहीं होगा। माला इतनी अच्छी और दयालु थी कि उसने इतने दुख सहने के बाद भी अपनी सौतेली माँ और बहन को माफ कर दिया, और ये देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, फिर भी तुमने हमें माफ कर दिया। माला ने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं बदला लेने का प्रण ले चुकी हूँ, इसलिए पूरा तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा प्राण नहीं लूंगी, पर तुम्हें जितना भी धन मैंने दिया वो तुम्हारे घर जाते ही गायब हो जाएगा। यही तुम्हारी सजा है और मेरा बदला। जैसी आपकी आज्ञा देवी। माला बेटी, तुम हमारे साथ चलो, अब हम तुम्हें कोई दुख नहीं देंगे। नहीं, माला कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी मेरे पास। देवी, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे इनके साथ जाने दीजिए।
आखिर ये भी मेरी माँ है। ठीक है माला, पर याद रखना मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। माला अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ घर चली गई और घर जाते ही नागिन का दिया हुआ सारा धन गायब हो गया। पर गीता और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके बाद वो माला को बहुत प्यार से रखते थे। नन्ही परी के जाने के बाद सुंदर वन में सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। अब जंगल का सबसे शरारती बंदर चंटू को भी सबक मिल चुका था, इसलिए चंटू भी किसी को परेशान नहीं करता था और सबकी मदद करता था। और नन्ही परी भी अपने नए दोस्तों से मिलने आया करती थी। ओह, लगता है ये गिलहरी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही। परेशान मत हो दोस्त, मैं अभी तुम्हें पेड़ के ऊपर ले चलता हूँ। वाह चंटू, ये हुई ना बात। ऐसे ही सबकी मदद करनी चाहिए। अरे नन्ही परी, तुम कब आई? बस अभी अभी, और आते ही तुम्हें देखा। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है नन्ही। अरे ये देखो कौन आया है, नन्ही परी। पर तुमने इस बार आने में इतने दिन क्यों लगा दिए? तितली रानी, परीलोक में भी मुझे बहुत काम रहता है। वहाँ आजकल एक चुड़ैल जिसका नाम चांडाली है, उसने सबको परेशान कर रखा था। उसी के कारण मैं परीलोक नहीं छोड़ रही थी। क्या चुड़ैल? मुझे तो उसके नाम से ही डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरने की अब कोई बात नहीं। हमने उस चुड़ैल को भगा दिया है। जब तक मेरी यह जादुई छड़ी मेरे पास है, वह वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी। वाह नन्ही, मुझे पता था कि जब तुम मेरी खटिया खड़ी कर सकती हो तो वह चुड़ैल किस खेत की मूली है। सही कहा चंटू। अब तुम लोग खेलो, मैं वापस परीलोक चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी। बाय बाय। जल्दी आना नन्ही। बाय बाय। नन्ही परी वहाँ से चली गई, पर शायद उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस चुड़ैल को हराने की वो बात कर रही थी, वो अब उसका पीछा करते करते सुंदर वन में आ गई थी और उन सब की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो नन्ही परी जानवरों से मिलने यहाँ आती है। लगता है इन जानवरों से इसे बहुत प्यार है। अब यही जानवर मुझे नन्ही परी की जादुई छड़ी दिलवाएंगे। अब चांडाली नन्ही परी से अपना बदला लेकर रहेगी, पर इसके लिए मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होंगी, क्योंकि परीलोक में लड़ते लड़ते मेरी काफी शक्तियाँ कम हो गई हैं। चांडाली चुड़ैल परीलोक में अपनी हार से बहुत गुस्से में थी और किसी भी तरह नन्ही परी से अपना बदला लेना चाहती थी। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि आखिरकार वह एक चुड़ैल ही तो थी। मिल गई मुझे मेरी शक्तियाँ। अब परी लोक को हराने और वहाँ राज करने के लिए मुझे बस उस परी की जादुई छड़ी चाहिए, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर इसके लिए मुझे जंगल के सारे जानवरों को पकड़ना होगा। अब वही मुझे परी की जादुई छड़ी दिलाएंगे। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके परीलोक में राज करना चाहती थी, पर उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जंगल के जानवर चाहिए थे। आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा। तुम्हें तो शिकार नहीं मिला, पर तुम अब मेरा शिकार बनोगे। शेर सिंह, जंगल में जरूर कोई बड़ी मुसीबत आई है। एक एक करके सारे जानवर गायब हो रहे हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ। हमें जल्दी इसके पीछे की वजह का पता लगाना होगा, इससे पहले कि बाकी बचे हुए जानवर भी गायब हो जाएं। इस जंगल को क्या हुआ? बाकी जानवर दिखाई नहीं दे रहे। अजीब सा सन्नाटा है पूरे जंगल में। नन्ही, इस जंगल में आज से पहले ऐसा संकट कभी नहीं आया। जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं और जो बचे हैं वो काफी डरे हुए हैं। पर ऐसा कौन कर सकता है? हमें नहीं पता नन्ही, पर यह पता करना बहुत जरूरी है। क्या तुम अपने जादू से इसका पता लगा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी पता लगाती हूँ। नन्ही परी अपने जादू से इसका पता लगाने लगी कि आखिर जानवर गए कहाँ हैं। बहुत खोजने के बाद आखिर उसे पता चल ही गया कि यह काम उसी चांडाली चुड़ैल का है जिसे उसने परीलोक से भगाया था। ये तो चांडाली चुड़ैल है। अच्छा, तो यह परीलोक से भागने के बाद यहाँ आ गई। नन्ही, हमें किसी भी तरह अपने दोस्तों को इस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाना होगा। हाँ हाँ चंटू, हम उन्हें जरूर बचाएंगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। चलो मेरे साथ। चुड़ैल आंख बंद करके आग के सामने ध्यान लगाकर बैठी थी। तभी वहां नन्ही परी बाकी बचे जानवरों के साथ पहुंच गई
और चुड़ैल को इस बात का पता चल गया। आ गई नन्ही परी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। इसे कैसे पता चला कि तुम यहाँ आई हो? इसकी आंखें तो बंद हैं। बेवकूफ बंदर, मैं एक चुड़ैल हूँ। मुझे परियों की महक दूर से ही पता चल जाती है। चांडाली, अब बहुत हो गया। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। याद है ना, परी लोक में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? कैसे भूल सकती हूँ, पर इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि अगर तुमने मुझ पर अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मुझे अपनी जादुई छड़ी देनी होगी। क्या? जादुई छड़ी? नहीं नहीं नन्ही, इसकी बात मत मानना। चुप करो बंदर, वरना मैं सबसे पहले तुम्हारी जान ले लूंगी। देखना चाहते हो कैसे? काली शक्तियों के कारण चुड़ैल अब बहुत ताकतवर हो चुकी थी और वह अपनी काली शक्ति से भेड़िए की आत्मा को उसके शरीर से अलग करने लगी। नन्ही परी यह देख घबरा गई। नहीं, रुको। ये क्या हो रहा है नन्ही? यह उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर रही है। उसकी जान चली जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नन्ही परी के पास अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए चुड़ैल की बात मानने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा था। चांडाली रुको, मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं कोई चालाकी नहीं करूंगी। उन्हें आजाद कर दो। ठीक है। चुड़ैल ने सभी बंदी जानवरों को अपनी काली शक्तियों के कैद से आजाद कर दिया। चंटू बंदर ये सब देख रहा था और जैसे ही नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी चुड़ैल को देने गई, चंटू चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये लो, ले लो मेरी छड़ी। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद नन्ही। अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब सबसे पहले इस छड़ी की शक्ति से मैं तुम्हें खत्म करूंगी नन्ही, ताकि तुम कभी भी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सको। और फिर मैं इन जानवरों को खत्म करूंगी और फिर परी लोक में कब्जा करूंगी। तब होगा मेरा बदला पूरा। सब लोग डरे हुए थे। चांडाली चुड़ैल को अब रोकना मुश्किल था। उसके पास परी की जादुई छड़ी थी। जैसे ही चुड़ैल ने उस छड़ी की शक्ति से नन्ही परी को मारने के लिए छड़ी को ऊपर किया, चंटू ने बिना देर किए तेजी से पेड़ से कूदते हुए छड़ी को उसके हाथ से छीन लिया। चतुर चंटू हूँ मैं। अरे मैंने तो नन्ही से भी छड़ी छीन ली थी, फिर तुम कौन सी बला हो? एक मामूली चुड़ैल। नन्ही, ये लो अपनी जादुई छड़ी और इसे मजा चखाओ। चंटू ने तुरंत जादुई छड़ी नन्ही परी को दे दी। परी लोक में तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर अब मैं तुम्हें कैद करके हमेशा के लिए परी लोक में बंदी बना दूंगी, ताकि तुम अपनी शक्ति से किसी और को परेशान न कर सको। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। नन्ही परी ने अपने जादू से चुड़ैल को बंदी बना लिया और उसे परी लोक भेज दिया। सभी जानवरों ने नन्ही परी का धन्यवाद किया। धन्यवाद नन्ही, आज तुम नहीं होती तो ये जंगल बर्बाद हो जाता। और चंटू, तुम्हें भी धन्यवाद, सही जगह और सही समय पर अपना तेज दिमाग चलाने के लिए। आखिर यह मेरा भी तो जंगल है महाराज। ठीक है दोस्तों, मैं अब परी लोक जाती हूँ। वहाँ चांडाली चुड़ैल की खातिरदारी भी तो करनी है। मैं फिर आऊंगी। बाय बाय। बाय बाय।